बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इल्मी सिटी के लाइव सेशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हनीफ मलिक बहरीन से। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं लैया से, पाकिस्तान से, राशिद महमूद भुट्टा साहब हैं। यंग हैं माशाल्लाह, मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी एक्सपर्टीज़ के मालिक हैं। तो ये इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। और लैया में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ह्यूमंस ऑफ लैया कहते हैं, उसको भी लीड कर रहे हैं, चला रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है लैया की, डिस्ट्रिक्ट लैया की मैं बात करूँ, बड़े क्लोज रिलेशन है। कोई भी मसले मसाइल इश्यूज होते हैं लोगों के, पर्सनली उसमें इन्वॉल्व होकर उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में नौजवान क़यादत, नौजवानों का क्या रोल है और ये पाकिस्तान की तरक्की को कैसे ये ऊपर लेके जा सकते हैं। तो डिटेल में राशिद भुट्टा साहब से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और राशिद भुट्टा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम टू इल्मी सिटी शो। जी, राशिद भुट्टा साहब का थोड़ा सा और भी इंट्रोडक्शन कराता जो टाइगर फोर्स जो बनी है डिस्ट्रिक्ट लिया की, उसके भी ये एक सरगर्म कारकुन हैं। उनकी जो कमेटी है, लीडिंग कमेटी है, उसके मेंबर हैं। और इसके अलावा जितनी भी स्पेशली ये यंग फॉर्म के जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी लिया की बेस पे या डिस्ट्रिक्ट लिया के लिए जो भी डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वर्क फोर्स चल रही हैं, तो उन सारों को ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लीड भी कर रहे हैं, इन्वॉल्व भी हैं उसमें। तो हर उनकी मुशावरत में, डिस्कशन में भी इनको लिया जाता है। तो जी राशिद साहब, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन भी कराते जाएं। आप इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। ये सारी चीजें आप कैसे कर रहे हैं? तो इसके साथ साथ जो आपने ह्यूमंस ऑफ लैया एक आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, उसका भी थोड़ा सा ब्रीफिंग देते जाएं। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसको आप एरिया टू एरिया कैसे कवर कर रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी राशिद साहब। थैंक यू सो मच हनीफ मलिक साहब। आपका इल्मी सिटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आज ये फोरम प्रोवाइड किया ताकि मैं अपनी बात आप तक और तमाम उन लोगों तक पहुंचा सकूं जो कि इस मिशन और इस कारवान का हिस्सा हैं और या जो लोग पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपने मेरा एक लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन करवा दिया है, शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। और उसके बाद जहाँ तक बात रही टीम ह्यूमंस ऑफ लैया और सोशल वर्क की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मोटिवेशन होती है। और जिंदगी में जब आप चीज़ों का सामना करते हैं और बजाते खुद जब आप कुछ जो है अपनी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं या मुतासर करती हैं, तो नतीजतन आप किसी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे की तरफ जाते हैं उन चीज़ों से मीट अप करने के लिए। और उनको जो है उन चीज़ों को मतलब उन मसाइल ताकि नौजवान या वो जो आपकी आने वाली नस्लें हैं वो उन मसाइल की तरफ ना बढ़ सकें और उनसे जो है उनको कम्बैट करने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। टीम ह्यूमंस ऑफ लैया एक ऐसा ही वो एक फोरम है जो कि लैया की तामीर और तरक्की के लिए हमने ये सबसे पहला स्टेप उठाया है। और इसमें लैया के पढ़े लिखे नौजवान और हुनरमंद नौजवान इस टीम का हिस्सा हैं जो अपने शहर की तामीर और तरक्की के लिए हर किस्मी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के साथ जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होते हैं। और वो मसाइल जो कि इंतज़ामिया तक नहीं पहुंच पाते, टीम ह्यूमंस ऑफ लैया उन मसाइल को अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है। और अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन मसाइल को हल करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाती तो टीम ह्यूमंस ऑफ लैया वॉलंटियरली बेसिस पे अपने नौजवानों और अपने जो हमारे मेंबर्स हैं हम सब मिलके अब हम उन मसाइल के हल के लिए कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लैया की नौजवान कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा आज टीम ह्यूमंस ऑफ लैया का हिस्सा है। और एक शख्स से शुरू होने वाला ये सफर बहुत जल्द और थोड़े ही वक्त में जो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर और सायादार दरख्त बन चुका है। थैंक यू। अच्छा राशिद साहब, ये बताइए, ये जो फलाही काम है मोस्टली जो एक रूटीन है या देखा जा रहा है, अब वो लोग उस उम्र में जाके करते हैं जब उनकी लाइफ यू कैन से आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके होते हैं। वो तकरीबन 50-55 साल जो एंडिंग स्टेज पे होते हैं, वो ये सोचते हैं यार ठीक है, बाकी सारे शुगर मेले देख लिए, अभी ये हम फलाही काम करें। तो आप तो माशाल्लाह इतनी यंग एज में आप स्टूडेंट लाइफ से ये कर रहे हैं, तो ये
آپ کی کریشن ہے ڈیو ٹو پیرنٹس ہے, یا یہ کیسے آپ کے مائنڈ میں ایک یہ سیٹ اپ بلڈ ہوا ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا آپ کا پیج مور دین آئی تھنک 11,000 لوگ جو ہیں جو آپ کے فالوور ہیں, اور آپ کافی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا میں دیکھتا رہتا ہوں, اور بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ آپ کے مائنڈ میں کیسے, اور کس آپ کا اور فیوچر پلان کیا ہے اس کے بارے؟ حنیف صاحب, جب ہم کسی بھی کام کی طرف جب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پورا پلان ہوتا ہے, اور وہ پلان آپ کو اپنی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسپائریشن اور موٹیویشن, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کسی بڑے مقصد کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام چند سالوں سے شروع کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پیرنٹس, اور جو سب سے بڑی بات جو ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہوں. تو یقیناً جو ہم سب کی, آپ کی, میری, ہم سب کی جو آئیڈیل شخصیت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے احسار اور جذبہ قربانی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں, اور خصوصاً جو ہے وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہم یہ وہاں سے سیکھا ہے. پھر آپ کے گھر کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور پھر کچھ معاشرتی آپ کے اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں. تو یہ سفر ایک پرانا سفر ہے, اور یہ ایک بڑے عرصے سے شروع ہو چکا ہے, تو آگے بڑھ رہے ہیں. زبردست. اچھا راشد صاحب یہ بتائیے, ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ, پاکستان گورنمنٹ نے ایک ٹائیگر فورس بنائی ہے. ٹائیگر فورس بیسیکلی جیسے آپ جوان نے ایسے ہی جوانوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے, ان کو موٹیویشن دی ہے, ڈفرینٹ ٹاسک دیے ہیں. کیونکہ لیہ میں آپ وہ جو ٹائیگر فورس ہے اس کی کمیٹی کے جو رکن ہیں جو ڈسیزن پار یا کچھ سینئر لیول کے ہیں, تو آپ یہ جو ٹائیگر فورس بنی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو ان کی جو موٹیویشن ہے ٹو ورڈ فار دی بیٹرمنٹ آف کنٹری, تو یہ کس طریقے سے جا رہی ہے؟ آپ اس کو فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں, اور کتنا یہ گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, اور کتنی یہ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں فار دیئر کنٹریز؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹائیگر فورس جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے یہ ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا تھا ڈیورنگ دا ڈیز آف کووڈ-19, اور جب یہ اپنی پیک پر تھا تو اس وقت یہ انتہائی احسن اقدام تھا. اور یقیناً یہ ایک ایسا پلیٹ فارم حکومتی سرپرستی میں گورنمنٹ نے عوام کو دیا تاکہ لوگوں کو والنٹیئر کر سکیں, ان کو جو ہے ریسکیو کر سکیں, ان تک جو کووڈ-19 کو کمبیٹ کرنے کے لیے ایک ایسی فورس کو تیار کیا گیا تھا جو کہ لوگوں کی مدد کرے. اور جیسے چونکہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے تھے اور لوگ اپنے گھروں میں بند تھے, تو ضروریات زندگی کی چیزیں بھی ان تک پہنچنا مشکل تھی. تو ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں, یہ وقت کی ضرورت تو یہی تھی کہ یہ لوگوں کے گھروں تک چیزوں کو پہنچاتے. لیکن اس پروسیس کو, رجسٹریشن کے پروسیس کو, اور اس کی لانچنگ کو اتنا ٹائم لگ گیا تھا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں بے وقت آمد جو ہوتی ہے وہ کوئی زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوتی. تو ٹائیگر فورس کے جو 7 لاکھ سے زائد نوجوان پاکستان بھر سے رجسٹر کیے گئے تھے, شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے اتنا کام نہیں لیا گیا جتنا لینا چاہیے تھا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ لیک آف پلاننگ اور وقت کا بہتر تعین نہ کرنا ہے. ویری گڈ. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے ایک پروگرام ہوا ہے ٹائیگر فورس کا, ایک پروگرام تھا میرے خیال میں اسلام آباد یا پنڈی میں تھا, تو کافی لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے. خان صاحب نے اس میں لیکچر بھی دیا ہے, موٹیویشن بھی دی ہے, تو ایک سٹیپ تو گزر گیا. ابھی انہوں نے اس کو ڈفرینٹ ٹاسک دیے ہوئے ہیں ٹائیگر فورس کو, کیونکہ یہ آپ ٹائیگر فورس کے سینئر ممبران میں سے, اسی لیے میں یہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ابھی ان کو ڈفرینٹ ٹاسک دیے گئے ہیں, اسپیشلی یہ ذخیرہ اندوزی یا ڈفرینٹ چیزوں پہ. ابھی جو ٹائیگر فورس کی ایک موٹیویشن ہے, ابھی جو حالات ہیں, مہنگائی بھی ہے, باقی بھی معاملات ہیں, تو وہ اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ پازیٹیو مائنڈ سے لے کے چل رہے ہیں, یا ان کا مائنڈ کیا ہے؟ بعض اوقات کہتے ہیں یار ہمیں ملنا تو کچھ نہیں ہے تو ہم یہ کام کیوں کریں. تو جو مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے یہ ان جو ہماری ینگ یوتھ ایج ہے, ان کا چینج ہو گیا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے پیسے کے لیے نہیں کرنا. اس میں کتنی چینجز ہے یہ ان کے بیہیویئر میں؟ حنیف صاحب, we are looking to having 65% youth of پاکستان, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بچوں کو اگر تعلیم دلواتے ہیں تو وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے, اگر ہم ان کو جو ہے آگے لے کے جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے. دراصل جس چیز کے لیے ہم جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم پورا نہیں کر پاتے, ہم اسے فل ہی نہیں کرتے. اب جبکہ ایک 65% یوتھ اور نوجوانوں کی آبادی پر مشتمل ایک ملک ہو, اور اس میں لوگ بے ہنگم ہجوم کی طرح بھاگ رہے ہوں, تو اسے آپ کوئی سود مند اور بہتر
नताइज हासिल कभी भी नहीं कर सकते। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स के नौजवानों से खिताब फरमाया और उसमें एक डायरेक्शन दे दी कि आपने जी जाके जखीरा अंदाजों के खिलाफ आपने हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। लेकिन जब तक इस मुल्क का सिस्टम ठीक नहीं होगा, इस मुल्क में लोग अपने मुल्क को अपनी जान से ज्यादा प्यारा नहीं समझेंगे और दो तीन चीजें, करप्शन का खात्मा और इसी तरह बदउनवानी और हुकूमती सरपरस्ती में चीजें जब बेहतर नहीं होंगी तो मैं ये नहीं समझता कि ये चीजें कभी बेहतर हो सकती हैं। तो नौजवानों क्या कर सकते हैं? नौजवानों के लिए यही है कि जज्बा हब्बुल वतनी के तहत जो कुछ भी हो वो करें। और जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि प्राइस कंट्रोल के लिए आप इन्फॉर्म करें जो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है वहां पे, तो अभी तक मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइस कंट्रोल की तरफ शायद टाइगर फोर्स के जो मेंबरान हैं वो अगर 1% मेंबरान भी सही तरीके से अपना रोल प्ले करें तो शायद जो है हम इस माइलस्टोन को अचीव कर पाएं। अच्छा, इस टाइगर फोर्स बनाने में जो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो कितना बैक और कितना सपोर्ट कर रही है? अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, जितनी मर्जी टाइगर फोर्स बना ले, वो कामयाब नहीं हो सकती। उनकी सपोर्ट के बिना तो ये नहीं चल सकती। आपका जो एक्सपीरियंस है, आप डिस्ट्रिक्ट लिया से हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? लिया की बात की जाए तो वी आर लकी कि हमें एक अच्छा डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया और असिस्टेंट कमिश्नर नियाज मुगल मिले हैं। नौजवानों को हमेशा उन्होंने बैक किया है और लोगों नौजवानों को वे पीछे रहे हैं। तो दैट इज़ वाई के टाइगर फोर्स लिया ने प्लांटेशन में पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की है। इसी तरह क्लीन एंड ग्रीन हो गया, प्राइस कंट्रोल में लिया बेहतर रहा। एहसास प्रोग्राम में जो एहसास की जो रकम तकसीम की गई थी कोरोना के दिनों में, लिया ने पहली पोजीशन हासिल की। तो टाइगर फोर्स को लिया में बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया गया है और उसकी वजह एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और वो डिप्टी कमिश्नर लिया है। जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ आपने वकालत भी कर ली है, तो इसका अभी क्या प्लान है? तो वो आपको क्या सपोर्ट करेगी एज ए सोशल वर्कर? तो उसमें आपका क्या मिशन है और क्या आप इस सोशल वर्क को लेके चल रहे हैं, तो वो आपको क्या एडवांटेज देगी? हनीफ साहब, वकालत ऐसे बाय द वे हो गई और जिस तरह कहते हैं ना ड्रामेटिकली हो गई। तो कोई बचपन से इसका ना ख्वाब था ना ही कोई प्लान था। बेसिकली हम सिविल इंजीनियर और मैंने एक बाकायदा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ अपनी ग्रेजुएशन में। तो हुआ ये कि एक इंसिडेंट पेश आया मेरे शहर में, शहरी आबादी में एक भट्टा खश्त की तामीर हो रही थी। तो मैंने जाके वहाँ पे कोर्ट में स्टे लिया और कि ये शहर में इसे रुकवाया जाए। तो उसी इंसिडेंट ने मुझे इस नहज पे खड़ा किया कि अपनी आवाज़ इंसान को खुद बनना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आपके पास एक ऐसा फोरम ज़रूर होना चाहिए जो कि आप अदालतों तक खुद जा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वकील हूँ और मैं अपने जैसे हजारों जी राशिद साहब, मेरे ख्याल में कुछ नेटवर्क इशू है, तो आपकी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी जी। जी, मेरी बात शायद अधूरी रह गई थी। तो हनीर सब कहने का मतलब मकसद ये है कि वकालत करने का मकसद सिर्फ मजलूम, महकूम और पिछड़े लोगों की आवाज़ बनना है और उनके जुल्म सितम के मारे लोगों की आवाज़ बनना वहाँ तक जहाँ उनका एक फोरम है और उनको अदल और इंसाफ की तरफ ले जाने में अपना किरदार अदा करना है, मैं ये समझता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, ये जो आपकी फर्म है, जो आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, एक एनजीओ, तो उसमें कितने आपके किस किस प्रोफेशनल के लोग आपके पास हैं? तो अगर इन केस कोई सोशल वर्क कहीं पे जरूरत होती है, तो वो लोग आपकी जो ह्यूमन ऑफ लाइया है, उसको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना बैक करते हैं? देखें जी, दरअसल इस वक्त जो दुनिया के 15 से ज़ायद ममालिक में टीम ह्यूमन ऑफ लिया के मेंबर्स मौजूद हैं और वो ओवरसीज विंग है हमारा। और जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे ओवरसीज विंग ने हमें हमेशा सपोर्ट किया। इसी तरह ज़्यादातर लोग हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं, प्रोफेसर्स और तकरीबन जो है वो 20 से ज़ायद शोबा ज़िंदगी के लोग मौजूद हैं।
तो दरअसल हमारा मकसद ये है कि हम अपने मुआशरे में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएं और अपनी मदद आपके तहत लेके आएं। चैरिटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिलहाल हमने जो इसका दायरा कार है वो विद इन टीम ही रखा हुआ है। जबरदस्त। तो कुछ लोग ये अपने पम्फलेट के साथ लगाते हैं सियासत इबादत है, तो आपका भी प्लान है सियासत में आने का, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? अभी जो सियासतदान हैं हमारे पास, आप उनको कैसे देखते हैं? और अभी जो यंग एज के या यूथ एज के जो बंदे सियासत में आना चाह रहे हैं या उनका इंटरेस्ट है, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे और क्या प्लान है स्पेशली आपका? मैं ये समझता हूँ कि नौजवान जहाँ कहीं भी हैं, क्योंकि वो इमर्जिंग होते हैं हमेशा से ही और वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें सामने आना चाहिए। और ये नौजवान ही हैं जो इस मुल्क को और इस मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं। और रिवायती जो निज़ाम सियासत है इसके खिलाफ हमें बगावत करनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक सियासतदान का बेटा ही सियासतदान बने और एक जागीरदार और सरमायादार का बेटा ही सरमायादार सियासतदान बने। तो जब तक हम ग्रास रूट लेवल के लोग जो कि हम जो मसाइल का सामना जो कर रहे हैं, हम उन मसाइल की जो बेहतर रिप्रेजेंटेशन असेंबली में जाके कर सकेंगे। बेसिकली लेजिस्लेशन काम होता है पार्लियामेंटेरियंस का, और लेजिस्लेशन जो है मैं तो ये कहता हूँ कि 70% से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन लेजिस्लेशन से वाकिफ ही नहीं होंगे। वजह क्या है? अक्सर कम पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं तो उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को जाके टीज करना होता है। मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की के लिए इनका कोई मिशन और मकसद नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बाप दादा की पगड़ी बचाने के लिए सियासत करते हैं। और जिस तरह वो कहते हैं ना, एक बड़ी हट्टी कायम और दायम रहे, लोग ये ना कहें कि इनके बच्चे जो हैं इनकी बड़ी हट्टी को आगे खराब कर गए। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को, खसूसन उस तबके के नौजवानों को जिस तबके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, मीडियाकर और जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हमें आना चाहिए सामने। और वो वक्त दूर नहीं जब जो है नौजवान इस मुल्क की सियासत में बाकायदा तौर पर आएंगे और इलेक्ट होकर जब असेंबलियों तक पहुंचेंगे, तो यकीनन फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं रहेगी, फिर जाती मफादात की बात नहीं रहेगी। फिर इस मुल्क के मफाद पे जाके सारे लोग अपनी आप को कुर्बान भी करेंगे और इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह देखिए, खान साहब ने ही ये एक आप कह लें कि मोटिवेशन दी है यंग एज को, यूथ को। अभी जितना भी आपके सामने है कि वोट का जो डिसीजन है, पहले ये होता था कि बाबा ने कह दिया बच्चों ने एक को ही देना है। अभी देखें, अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं तो हर बंदे की अपनी बिल है, हर बंदे का अपना इंटरेस्ट है और हर बंदे का अपना डिसीजन है, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह ये जैसे बिल्कुल। चल रहा है तो ये कुछ नेक्स्ट इलेक्शन तक ये बिल्कुल आप कह लें कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा, अभी एज ए आई थिंक सो बिजनेसमैन, इट विल टेक, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, इट विल टेक डिकेड्स। ये आप इतने जल्दी मत समझें कि एक इलेक्शन के बाद ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जंग इस सिस्टम के साथ है। और सिस्टम सदियों पुराना है, जिसमें जागीरदार और अंग्रेज के नवाजे हुए लोग इस वक्त सीटों पर विराजमान हैं और इक्तदार की जो कुर्सी को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसे तोड़ने के लिए हम सबको मुतहद होकर खड़ा होना पड़ेगा। और ये एक इलेक्शन, इस पे कई इलेक्शन भी लग सकते हैं, लेकिन हमने अपना किरदार अदा करना है। जब आप जैसे लोग इंशाल्लाह असेंबलियों में जाएंगे तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे और सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वही होप सो, हम यही उम्मीद करते हैं कि यंग से यंग जो हमारी जनरेशन है ये मूव फॉरवर्ड हो, और ताकि ये लीड करे। जब ये लीड करेंगे तो ये डिफरेंट एनवायरनमेंट और इसके साथ साथ ये ग्लोबली समझ सकते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, इसके साथ अभी आते हैं बिजनेस में, आप बिजनेसमैन भी हैं, तो अभी जो करंट स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में खान साहब ने एक काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उसमें तो आप क्या समझ रहे हैं? तो कैसी ग्रोथ जा रही है स्पेशली पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की, और पाकिस्तान की जो मुआशी कंडीशन है एज कम्पेयर टू, अगर आप ग्लोबल स्टडी करें तो पाकिस्तान वो कंट्री है जिनको कोरोना की वजह से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ इसकी मुआशियत पे। तो क्योंकि आप तो बिजनेस हैं, आप फील्ड में हैं, आप तो ये चीज़ें देख रहे हैं अपनी आंखों से, आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में? जी राशिद साहब, मेरा सवाल सुना नहीं आपने? राशिद साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी आपको?
आई थिंक सो कोई टेक्निकल इशू है। राशिद साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो मेरे ख्याल में कोई इशू है राशिद साहब की आवाज का, तो हम जरा डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे थे कुछ। देखते हैं दोबारा अगर ज्वाइन कर सकते हैं ठीक, नहीं तो ये एक हमारे यंग मैन हैं, लैया से बिलोंग करते हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं और साथ सोशल वर्कर भी हैं और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो काफ़ी एक्टिव हैं डिफरेंट लेवल पे और बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में इनको लेंगे, बड़ी डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा पूरा प्रोग्राम करना था वो पूरा नहीं हो पाया ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।